हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। आगे की क्लास में हमने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और बाण भट्ट की आत्मकथा, हमने 5 उपन्यास आगे की क्लास में कर लिया था। जो कि अब हम छठे उपन्यास पर है महिला आंचल, जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखते हैं महिला आंचल, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। महिला आंचल 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 भाग हैं। जो प्रथम खंड है इसमें 44 भाग हैं और द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें कितने खंड हैं महिला आंचल में और इसके कितने भाग हैं। जो हम देख रहे हैं 2 खंडों में, महिला आंचल 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 भाग और द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। ये हमारे टोटल 67 भाग हैं। तो देखते हैं हिंदी उपन्यास और उनके लेखकों का कालक्रम। जो देवरानी जेठानी कहानी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, कहीं कहीं पर 1941, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, महिला आंचल 1954, झूठा सच 2 भाग हैं 1958 और दूसरा भाग है 1960। जो कि राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का हंस 1972, धरती धन्ना अपना 1972, तमस 1973 और जिंदगी नामो 1979। ये हमारे टोटल 13 उपन्यास हैं। अब हम इसके लेखकों को कालक्रम से देखते हैं। पंडित गौरीदत्त 1836, लाला श्रीनिवास दास है जो 1850 में उसका जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी का 1880, यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 को जन्म हुआ था। अज्ञे जी का 1911, भीष्म साहनी जी का जन्म जो 1915 को हुआ था। अमृतलाल नागर का 1916, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, कृष्णा सोबती का 1925, श्रीलाल शुक्ल का 1925, जगदीश चंद्र जी का जन्म 1930 और मनु भंडारी का 1931। ये हमने टोटल 13 लेखकों का जन्म कालक्रम से देख लिया है। अब हम महिला आंचल की प्रथम संस्करण की भूमिका देखने वाले हैं। प्रथम संस्करण की भूमिका है यह महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। ये महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? एक आंचलिक उपन्यास है। कथानक है पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। ये भी लाइनें इम्पोर्टेंट है भूमिका की। कथानक में पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान है और पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मैथिला की सीमाएं रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, क्रूरता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं किया। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की भूमिका है और ये कथन भी फणीश्वर नाथ रेणु जी के हैं। आगे देखते हैं। ये कथन भी फणीश्वर नाथ रेणु जी के हैं।
ये हमारे कथन देखने क्वेश्चन पेपरों में देखा गया है कि इसमें धूल भी है सूल भी है। ये किसके कथन है? ये हमारे फणीश्वर नाथ लेखक है जो मेलांचल के फणीश्वर नाथ रेणु जी, इसके कथन हैं। और ये पटना के 19 अगस्त 1954 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मेलांचल। अब हम मेलांचल के बारे में विस्तार से जानते हैं। मेलांचल 1954 में हमने देख लिया था कि प्रकाशित हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 को हुआ था। ये फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का भी पाखंड इसमें दिखाया गया है। जो मेला आंचल है इसमें सुंदरता कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। और जातिवाद है, अफसरशाही है, अवसरवादी राजनीति है, मठों और आश्रमों का पाखंड इसमें मेला आंचल में दिखाया गया है। मेला आंचल हमने देख लिया तो 1954 में यह फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। इसमें विषय है इसका पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा है, जिसमें उस अंचल की सुंदरता कुरूपता का और जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों का आश्रमों का पाखंड दिखाया गया है। इसमें उपन्यास में तो कुल पात्रों की संख्या 256 है, लेकिन इसमें मुख्य पात्र इस प्रकार है। जैसे डॉक्टर प्रशांत है, लक्ष्मी ठाकुर है, राम कृपाल सिंह है, कमली है, बावन दास है, बालदेव है, दोहराव है, राम किशन है, बाबू है, ज्योतकी है, काका है, मंगला है, ज्योतकी काका है, मंगला है, विश्वनाथ है, प्यारे हर गोरी महंत है, सेवादास है, वासुदेव है, खेलावन सिंह है, आभा रानी है, पार्वती मौसी है, ठाकुर रामपाल सिंह है, डब्लू मोर्टिन है, सोमा जट है, महंत रामदास है, लारा सिंह दास है, कालीचरण है, चलित्र कर्मकार है, फुलिया है, राम प्यारिया है और आदि पात्र हैं। इस उपन्यास की कहानी देश आज़ाद होने के कुछ समय पहले अर्थात 1942 ईस्वी से शुरू हुई थी। मैरीगंज की मुख्य पैदावार फसल गेहूं है। रेणु जी ने मेला आंचल उपन्यास का शीर्षक सुमित्रा नंदन पंत की कविता से लिया गया है। रेणु जी ने मेला आंचल उपन्यास का शीर्षक सुमित्रा नंदन पंत की कविता से लिया गया है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये लाइनें। आगे देखते हैं। इस उपन्यास के कथानक के आधार पर डॉक्टर इंदु प्रकाश ने रेणु को नादान कथाकार कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर इंदु प्रकाश ने। क्या कहा है? रेणु को नादान कथाकार कहा है। मेला आंचल में विषयों की विविधता पर ही है। रेणु ने भूमिका में लिखा कि इसमें फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन की सुंदरता भी है। आगे हम देखते हैं। मैरीगंज गांव में बारहों वर्ण के लोग रहते हैं। पूरा समाज जाति के आधार पर वर्गीकृत है। उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी है। इस उपन्यास में लोगों को संगीत और लोक नृत्य, भौजिया गीत, विदापत नृत्य, जाट जटनी खेल, सुरंगा सदविज्र की कथा के माध्यम मनोरंजन भी है। ये हमारे 8 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है लोक नृत्य भौजिया गीत, ये हमारा आया था कि भौजिया गीत किस में है, तो ये मेला आंचल उपन्यास में है। कायस्थ टोली को मैरीगंज के लोग मालिक टोला क्या कहते हैं? मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोला को कायस्थ लोग सिपहिया टोला कहते हैं। यादव टोला को गुर्जर टोली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यादव टोला को गुर्जर टोली कहा जाता है। इसकी विशेषता है जो ज्योति काका कालीचरण को खूब नक्षत्र बलि कहते हैं। कमली के पुत्र को ममता ने नीलोत्पल नाम दिया। क्या नाम दिया? कमली के पुत्र को नीलोत्पल नाम दिया। लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है।
रोगग्रस्त युवती का पिता, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दीजिए। किसने कहा है? बावनदास ने। अरे अंग्रेजी राज है तो क्या जमींदारी को घोल कर पी जाएगा? ये हरगोरी का कथन है। अरे जात धर्म फुलिया फुलिया, तू हमारी रानी है, तू हमारी जाति है, तू ही धर्म है, सब कुछ है। ये कथन सहदेव का है। सोलिस्ट पार्टी की पत्रिका लाल पताका के संपादक है चिंगारी थे। इसके लाल पताका के संपादक चिंगारी थे। अब इसकी खास महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। मैलांचल से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ और 10 डेसिमल है। गांव का नाम मैरीगंज है। भौगोलिक स्थिति रोहतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके है। गांव का नाम अंग्रेज अफसर W.G. मॉर्टिन ने अपनी दुल्हन मैरी के नाम पर रखा था। गांव का नाम जो मैरीगंज है, ये अफसर W.G. मॉर्टिन ने अपनी दुल्हन मैरी के नाम पर मैरीगंज नाम रखा गया था। मलेरिया सेंटर मिस्टर मॉर्टिन की ज़मीन पर बना था। कहाँ पर बना था? मलेरिया सेंटर मिस्टर मॉर्टिन की ज़मीन पर बना था। नवाबी तटबंधा कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इसे ही नवाबी तटबंधा कहते हैं। गांव की मुख्य पैदावार धान, पाट और खेसारी है। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ रहती है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथोल टोली कहते हैं। गांव की अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। चंदनपट्टी नामक गांव में भी सभा में बालदेव, बावनदास एवं चुन्नी गुसाई तीनों ने सुराजी में नाम लिखवाए थे। सुराजी पद से आशय स्वराज्य चाहने वाले कांग्रेस के सदस्यों से है। जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। नदी चली भरी उतराई जस थोड़े धन खल बोराई, क्षुद्र जी का है। उपन्यास 2 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम खंड को 44 परिच्छेदों में एवं दूसरे खंड को 23 परिच्छेदों में बांटा गया है, या परिच्छेद या भाग। नीचे महत्वपूर्ण परिच्छेदों की चर्चा की गई है। पहले खंड के परिच्छेद में 11 में सुरंगा सदाब्रज की कथा का जिक्र है। खंड 1 के परिच्छेद 15 में लौरिक या कुंवर विजयभान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र है। विद्यापत नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत अरे अब जस होइत जगत हरि हो गाया जाता है। परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। और परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र है। किसकी कविता का? पंत जी की कविता। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र है। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। ये 36 में है हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाठ जठनी खेल खेला जाता है। यह खेल पुरुष नहीं देख सकते। परिच्छेद 39 में संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगोरी सिंह मारा जाता है। राजबल्ली महतो हारमोनिया बजाता है। कौन बजाता है? राजबल्ली महतो हारमोनिया बजाता है। स्वराज मिलने के उत्सव में निम्न में कार्यक्रम तय होते हैं। बलवाही है, बिंदेशिया है, कमला है, हम मदिया है की नौटंकी कंपनी, धमदाहा, शंकरपुर का निदापद, बसगंडा की बलवाही, आरोही, हिंगना की भटियाली फेंकते हैं।
जो भटियाली फेंकते हैं। दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। किसमें है? गांधी जी का 18वां परिच्छेद में। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश की बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। कौन से परिच्छेद में? 20 में है नागर नदी के भारत और पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार नीलोत्पल नीलू रखती हैं। अब हम इसके मुख्य पात्र देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। असल माता पिता अज्ञात हैं। उपाध्याय परिवार का एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। जो हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी पालन पोषण करती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ISC पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर पूर्णिया के पूरी अंचल में मलेरिया एवं काला आजार पर शोध करता है। कमली का प्रेमी है। किसका प्रेमी है? कमली का। कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। जो कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली का मुखिया कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। राजा पारबंगा का मैनीपुर सर्किल का तहसीलदार जो 1000 बीघा जमीन का काश्तकार है। बाद में तहसीलदार से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। बालदेव है कांग्रेस का कार्यकर्ता। बालदेव कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता है। स्वराजी स्वराज्य का समर्थक है। चंदनपट्टी नामक गांव का रहने वाला है। 2 साल जेल में रहा है। कौन रहा था 2 साल? बालदेव। खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। बावनदास कांग्रेस का कार्यकर्ता। स्वराजी स्वराज्य का समर्थक। बौने कद का व्यक्ति है। घोर नैतिकतावादी। एक बार चंदे के पैसे से जलेबियाँ खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था। किसने किया था? बावनदास ने। एक चंदे के पैसे से जलेबियाँ खाने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था। और आगे हम देखने वाले हैं कपड़े, चीनी एवं सीमेंट का अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सीमाओं से लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचलकर मर जाता है। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता। युवा वर्ग का प्रतिनिधि। साहसी शोषण का विरोध करने वाला। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां से फरार हो जाता है। कमली है जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और प्रशांत की प्रेमिका। रोज शिव पूजन करती है। किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर से परिचय होता है। लक्ष्मी मठ में दासी है। मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित और बाद में बालदेव के साथ रहने लगती है। महंत सेवादास है जो मेरीगंज के मठ का महंत है। पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था, पर लक्ष्मीदास इनको लाने के बाद से लोग बुरा भला कहने लगे। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। पहले रोहतहट जो रोहतहट स्टेशन है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। रोदी जो बूढ़ा थर्ड जेंडर दही बेचने का काम करता है। चाल चलने और बोलने का तरीका औरतों की तरह है। नरसिंहदास मठ में आचार्य गुरु के आने का संदेश लेकर आता है, परंतु लोभ में आकर मेहनती पाने की कोशिश करने लगता है। सुमृत दास बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ को रोटियां गवाही की रोटी खाने वाला है। पार्वती की माँ अधेड़ प्रेम की स्त्री जिसको गांव वाले डायन मानते हैं। किसको मानते हैं? पार्वती की माँ को। हीरू नामक चरित्र द्वारा इसी शक में उसकी हत्या कर दी जाती है। चरित्र कर्मकार क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। चुन्नी गोसाई बालदेव और बावनदास के साथ स्वराजी बना था और बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया था। इसकी गौण पात्र हैं रामदास है, ठाकुर है, कृपाल सिंह है, खेलावन यादव है, ज्योतिषी काका है, मंगला है, आभा रानी फुलिया है, राम प्यारिया है, वासुदेव तहसीलदार हरगोरी, WG मोर्टिन, सोमा जट है, खलासी है, रामकिशन बाबू है, नीलोत्पल है, राम नारायण है,
उधोजी भगत है, रामबरन कथेरी है, सतकोड़ी उचित दास है, गंगा प्रसाद यादव है, सानिया मर्मू है, राजू लक्ष्मीदास है, नारद दास है, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक है, सोनई यादव है, मंजू महतो है, जालिम सिंह, हरखू तेली, नागा बाबा है, भोला बाबू आदि है। ये हमारे गौण पात्र हैं। इसकी कथा वस्तु है मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटना और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया पर भी दर्ज करते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ है, जिनमें आसपास में प्रतिस्पर्धा वैमनस्य व्याप्त है, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय और उपन्यास में है। बालदेव जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती है। अंग्रेज अफसर मोर्टिन ने अपनी पत्नी मैरी के नाम पर इस गांव का नाम मैरीगंज कर दिया था, लेकिन यहां आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो गई। कहाँ पर हो गई थी? इसी गांव में मैरीगंज में, जो अपनी इसके मैरी जो इसकी अंग्रेज अफसर मोर्टिन की पत्नी है, वहाँ पर इसकी मैरी की मृत्यु मलेरिया से हो जाती है, मौत हो जाती है। मोर्टिन की दी हुई जमीन पर मलेरिया और काला आजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है और उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनाकर लक्ष्मी को मठ में रख लेता है। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता है और वह भी तब से जबकि वह 15 साल की बच्ची थी। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुक्रमों की पोल पट्टी भी खोलते हैं। बालदेव और बावनदास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज्य के इच्छुक हैं। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। किसका जिक्र किया गया है बार बार? गांधी जी का। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली को सबको बताती है और ये सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों को सामने लेटकर प्राण उत्सर्ग कर देता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धर कर बड़े बड़े पदों पर बैठे जाते हैं। इस तरह यह संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुल मिलाकर अंचल की समस्याओं का परिचय देते हुए गांव वालों में परस्पर रोग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाते हुए मेला आंचल हमारे सामने आते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण, इसमें धूल भी है, सूल भी है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाए। लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु जो कि भूमिका में लिखते हैं। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी के रामू की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जाता है। यह है अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा। जब कुएं में दवा डालकर गांव में हेजा फैलाएगा तो समझना शिव हो। महात्मा जी खुद मैला साफ करते हैं। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है साहब लोगों का। देखिए उनके देश का गाछ वृक्ष भी सफाई रहता है। ये बालदेव कहते हैं। किसका कथन है? बालदेव। ये संवाद जो कि बालदेव जी का। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो मुट्ठी
टस से मस नहीं होती। हाथ में यह लाहौर की संदेशी है। रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही वाली से पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज है। जात पात नहीं मानने वालों की नहीं मानने वाले की भी जाति होती है। भावुकता का दौरा एक भावुकता का भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे वह हैं। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगे। एक संवाद है जो डॉक्टर प्रशांत का है। तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोंपड़ियों में जिंदगी के एक मधुर बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता में मचलकर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता सनह बरसाती है। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मानना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा की बावरी होती है। आश्विन कार्तिक के मलेरिया और काला आजा से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा सजीवनी फूंक देती है। सरकारी उर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। वैसे भी राज आज कांग्रेस का है। लीडर बने हैं सभी कल के हैं गीदड़, जो कि सर चरखा कातो, खद्दड़ पहनो, रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोला सुराजी बोली। गावत गांधी रोग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गुंजल भारत अहम हाई रे, होरिया आई फिर से। ये सब संवाद है। वीर जमाहिर शान हमारो, जयप्रकाश जैसो भाई रे, होरिया आई फिर से। अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते। वह हार्ट नहीं, वह आराम अगोचर जैसी चीज है जिसमें दर्द होता है लेकिन जिसकी दवा एड्रेलिनी नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। प्रतीक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर देते हैं। हम इम्पोर्टेंट्स और संवाद देखते हैं। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है और मैं आग लगाना चाहता हूँ, कालीचरण जी का है। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पंडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराते हुए गरीब रोगियों के रुदन के उस जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य है। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। ये इम्पोर्टेंस कथन है। अरे जिंदगी एक क्रांति से क्रांति में बिताए जा दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात क्या है? जात दो ही हैं, एक गरीबी और दूसरी अमीरी। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग ही रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार छुतीदों को अनुशासन में बांध रखा है। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली। ये सब संवाद हैं। गरीब और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यहाँ का आदमी जीत कर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधे है। ये इंसान पशु से भी ज्यादा खूंखार हैं। पेट यही इनकी बड़ी कमजोरी है।
मौजूदा सामाजिक न्याय विधान है। इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़ कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चूं तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट संवादों को हम देखते हैं। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है। दोनों देश वालों ने नागर ने नदी ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डेग में ही नाप लिया है। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर शाह ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकत्ता उठी। सिपाही खंजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। तुम्हारी किताब ने मुझे बहुत ही सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला तुम्हारी किताबों से, लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। लेबोरेटरी विशाल, प्रयोगशाला ऊंची, चार दीवारी में बंद प्रयोगशाला साम्राज्य, लोभी शासकों की संगीनों के साए में वैज्ञानिक दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और स्वर्णाश शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है, मकड़ी के जाल की तरह चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प, प्रकृति पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभ चिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में, वापस में, टकराहट में, वेदांत में, भौतिक में, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बम्बों में भी नहीं। पागलों, आदमी गिनीपिग नहीं, सवारी ऊपर मानुष सत्य। ये प्रशांत का चिंतन है। कलीमुद्दीन का घाट पर चैथेरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चीथड़ा और लटका दिया। ये सब इसके मेला आंचल के संवाद है, जो कि हमने इम्पोर्टेंट संवाद, और किसने किसके लिए कहा है, कथा वस्तु है, पात्र हैं, गौण पात्र हैं, सब इसके बारे में, मेला आंचल के बारे में हमने जान लिया है।